हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। तो जैसा आपको पता है, हम यहाँ पे मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर के कोर्स की, राइट। तो अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। उसमें आपकी तरफ से बातचीत आई, रिक्वायरमेंट आई कि हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सॉल्यूशंस और उनमें हेल्प कर दूं मैं। तो आज का वीडियो जो है वो मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हुए हैं, जो पहले 16 में हुआ था, देन 17 में हुआ, देन 20th में हुआ और देन 21st में हुआ। ठीक है, ये बैकलॉग वाला पेपर था। तो ये जो पेपर्स हुए हैं, इनमें आज हम यहाँ पे जो काम कवर करेंगे दैट विल बी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मेनली, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस के हिसाब से आपके पास आपके पास जो है एक एनालिटिकल मैकेनिक्स की बुक है, उसमें से काम आता है। दूसरी वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक है, उसमें से काम आता है। और थर्ड जो है, मैंने बेसिक्स एंड अदर्स चीजें डाली हैं, बेसिक्स एंड अदर्स। इसमें क्या रहता है कि बेसिक्स में तो +1 2 वाले आ जाएंगे टॉपिक। बेसिक्स में कौन आ जाएगा? +1 2 वाले टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, और वैसे हमारा बहुत ही कम सिलेबस +1 2 से है, लेकिन जो भी है वो उसके कुछ क्वेश्चंस जो भी आए होंगे वो मैं कवर करूंगा आज की क्लास में। और अदर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर थे या पहली बार के सिलेबस में होंगे, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, वो भी हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। जैसे कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वाले टॉपिक्स जो कि सिलेबस में नहीं है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वाले टॉपिक्स जो कि सिलेबस में नहीं है, वो भी हम इसी क्लास में, अब की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, टारगेट क्लियर है इस क्लास का। तो जो जो क्वेश्चंस जिस जिस क्लास, जिस जिस एग्जाम में जैसे जैसे आए हुए हैं, वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एनालिटिकल के सारे करेंगे, उसके बाद जो है वाइब्रेशन एंड वेव्स के सारे करेंगे, और उसके बाद जो है थर्ड पार्ट में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं काम। कोई भी दिक्कत हो मेंशन कर देना मुझे, और वैसे दिक्कत आएगी नहीं, और आराम से प्यार से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना और निकलते हैं फिर क्वेश्चंस पे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एनालिटिकल मैकेनिक्स मास्टर कैडर 2016 में जो पेपर हुआ था, दो क्वेश्चंस आए थे एनालिटिकल मैकेनिक्स से, और वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एसटीआर है, उनमें से इनमें से कौन सा पोस्टुलेट उसका है? तो आपको पता है एसटीआर के दो पोस्टुलेट्स थे, राइट। दो पोस्टुलेट्स थे। एक पोस्टुलेट क्या बोलता था? एक पोस्टुलेट है, मींस अभी भी है। फर्स्ट था कि जो फिजिक्स है, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहते हैं, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में, इनर्शियल फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स ऐसे नहीं बदलते। और दूसरा क्या था? दूसरा था, इट वाज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इट रिमेन्स c। सभी फ्रेम्स में, सभी जगह पे हमेशा लाइट की वेलोसिटी c रहती है। तो ये दो पोस्टुलेट्स थे उसमें। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस में आता है द 5 फंडामेंटल फोर्सेस आर लिंक्ड टू वन अनदर। फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन की बात एसटीआर में कभी की ही नहीं गई थी, राइट। आगे क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन मूविंग एंड नॉन मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। मूविंग एंड नॉन मूविंग में इनर्शियल होना चाहिए, सो दिस इज अ गुड पॉइंट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पिन पॉइंटेड यूजिंग 3 स्पेशल डायमेंशंस। ये भी एसटीआर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लाइट हैज मास, ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी हमारे पास आ गया कि इसमें नहीं होगा, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हम बहुत बार कर चुके हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, राइट, और फोर्स पूछा गया है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए सभी को, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली यू बाय करली एक्स।
करली यू बाय करली एक्स। तो आपको बस इस फोर्स का, इस पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नेगेटिव करना मत भूलना। दिस नेगेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर भूल गए तो आप किसी और ऑप्शन पे चले जाओगे और सही ऑप्शन कोई और होगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लो और माइनस लगा दो। सो 2 विल बी कैंसल्ड आउट विद 1/2, kx आ जाएगा, और 4 विल बी कैंसल्ड आउट विद 1/4, तो dx क्यूब आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, दोनों क्वेश्चन हो गए, बड़े इजी थे। अब मास्टर कैडर 17 का देख लेते हैं। 17 में 3 क्वेश्चंस आए थे एनालिटिकल से। अभी वो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन xy प्लेन ऑफ फ्रेम S हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एक S फ्रेम में जब देखते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा वैसे क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन A। ठीक है, Q अपॉन A, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो Q अपॉन A, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा, एरिया क्या होगा, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, क्योंकि प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट का एरिया देखते हैं, रेक्टेंगल वाला होता है शेप, तो रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकाल लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब अगर उसे एस डैश फ्रेम में देखेंगे, मैं एस डैश फ्रेम के लिए भी लिख लेता हूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश हो जाएगा। सिग्मा डैश मतलब दूसरे फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू डैश हो जाएगा, और यहाँ पे एल डैश हो जाएगा, और बी डैश हो जाएगा, राइट। तो नोटेशन लगा ली हमने दूसरे वाले की। अब आगे क्या होगा, आगे आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, दैट क्यू डैश चार्ज, चार्ज इज एक्चुअली एन इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज कभी भी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पे चेंज नहीं होता। ओके, तो यानी कि ये इनवेरिएंट है। अगर ये इनवेरिएंट है तो क्यू डैश और क्यू एक ही बात है। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस देखते हैं तो एक डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा होता है ना, और ये लेट्स से एस डैश है, तो जिस डायरेक्शन में वो, जिस एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा होता है, उसी एक्सिस में इंपॉर्टेंट होता है हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ जो है उसी एक्सिस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसी एक्सिस के अलोंग होता है, और किसी डायरेक्शन में नहीं होता, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं एल डैश को चेंज कर दूंगा, लेकिन बी डैश को मैं बी ही रख सकता हूँ। ठीक है, और एल डैश कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, या मतलब एल कॉन्ट्रैक्ट होगी या एल डैश कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कहां से देख रहे हैं। तो लेकिन उनमें रिलेशन क्या है, एल डैश इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी जब एस डैश फ्रेम में देखी तो कितनी आई, ट्वाइस ऑफ फ्रेम एस, ट्वाइस, यानी कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, अब यहां से भी अगर Q और B तो चेंज होते नहीं है, तो हम लिखें अगर 1/L डैश इज इक्वल टू 1/L, और कितना, 2 टाइम्स ना, तो 2 टाइम्स हमने इसे ले लिया। ठीक है, और L डैश को क्या लिख सकते हैं, L डैश को लिख रहा हूं मैं अगले स्टेप में, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं L डैश, और L डैश इज इक्वल टू L इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर ये इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का वैल्यू, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दोबारा से इसे इरेज कर देता हूँ, और फिर देखते हैं। तो हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2।
इसे आप सॉल्व कर लोगे, स्क्वायर करोगे, नहीं गलत हो गया, 2 आएगी, 1/2 थोड़ी आएगी, ऊपर है ना 2। ओके, और अगर इसकी वैल्यू देखोगे इट विल बी 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4, 1 में से माइनस करोगे 3/4, और v आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद √3/2c। 3/4 का अंडर रूट लिया मैंने, 3/4 का अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको याद होती है 1.73 के आसपास होती है, डिवाइड बाय 2 करोगे इट विल बी 0.86 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे जा रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू पे जा रहे हो, उस पे नहीं जा रहे, जितना आप एग्जैक्ट जा सकते हो उस पे ही जाओ। ओके, चलो इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं थी कोई, क्वेश्चन तो प्यार से होने वाला था, लेकिन चलो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ पाइमीजोन, हाफ लाइफ दे दी है एट रेस्ट इज 2.5 into 10⁻⁸ सेकेंड, लेट इट बी टाउ नॉट। टाउ नॉट कितना है? 2.5 into 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। A beam of pi plus meson is generated at a point 15 मीटर अवे फ्रॉम अ डिटेक्टर। तो यहाँ पे एक बीम जनरेट की और वो डिटेक्टर से कितनी दूर है? 15 मीटर। तो लेंथ कितनी दे दी हमें, जो उन्होंने ट्रेवल करनी है, लेंथ दे दी उन्हें हमें 15 मीटर। ओके, ओनली हाफ ऑफ द पाई प्लस मीजोन लिव टू रीच द डायरेक्टर डिटेक्टर। यानी कि यहाँ जितने चले, यहाँ से मान लो n चले, n नॉट, तो यहाँ कितने पहुंचे? यहाँ पहुंचे n नॉट बाय 2। आधे पहुंचने का मतलब है हाफ डिके कर गए, यानी कि कितना टाइम लगा? जितनी उनकी हाफ लाइफ थी, है ना। अगर उनकी हाफ लाइफ मान लो 10 सेकंड थी और हम बोल रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो आधे पहुंचे हैं, इसका मतलब आधे कितनी देर में रह जाते थे? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बराबर टाइम में। अगर 10 सेकंड थी तो 10 सेकंड में आधे रह जाते हैं। तो यानी कि ये जो लाइफ दी हुई है ये हाफ लाइफ के इक्विवेलेंट है, मतलब इतने ही टाइम में वो पहुंचे हैं, इतने ही टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह तक, डिटेक्टर तक पहुंचे हैं। राइट, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है उनकी वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या दिक्कत है, आराम से निकलती है, निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम होता है ना, लेंथ अपॉन टाइम, लेकिन या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे रखो इसे और टाइम को एग्जैक्ट ले लो, या फिर लेंथ को एग्जैक्ट ले लो और टाइम डायलेशन लगा दो। तो उस वजह से एक फैक्टर अलग से यहाँ पे आएगा, दैट विल बी, आपको पता ही है रिलेटिविटी जब भी आ गई ये वाला फैक्टर तो इंट्रोड्यूस कर ही दो। ठीक है, लगा दो और सॉल्व कर लो, बस खत्म कहानी। और क्या है, 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है? 2.5 into 10⁻⁻8, और ऊपर क्या है फैक्टर? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, जो आप गलती नहीं करोगे। कोशिश करो अगर इस फैक्टर को या किसी भी फैक्टर को c की टर्म्स में लिख सको। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो 2.5 को आप 2.5 से 15 को काट सकते हो, 6 आएगा, और 10⁻⁻8 ऊपर जाके 10⁻8 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया 6 into 10⁻8, यानी कि ये किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ c के, है ना, 2 टाइम्स ऑफ c के इक्वल है ये। तो अब आपके लिए कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी आसान हो गई, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब आप v बाई सी को या v बाई 2c को नीचे ले जाओ, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू v बाय 2c। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सॉल्विंग कर लेना आराम से, आंसर आ जाएगा v का वेलोसिटी आ जाएगी 2/√5 ऑफ c, यानी कि कौन सी ऑप्शन सही आंसर है? ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड था तो इसकी तो बात दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये बात हो चुकी है हमारी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। MC20 में मास्टर कैडर 2020 में ये जो 10 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था, इसकी एडवर्टाइजमेंट 2020 में आई थी, लेकिन ये इसमें एक भी क्वेश्चन एनालिटिकल का नहीं आया। और लास्ट हमारे पास जो बैकलॉग वाला पेपर था जो 2021 में हुआ, उस पेपर में एक क्वेश्चन एनालिटिकल मैकेनिक्स से था। ठीक है, हम वो एक क्वेश्चन अब सीख लेते हैं कैसे होगा। चल तो ठीक है, मास दिया हुआ है, रेस्ट मास m0, मूविंग विद वेलोसिटी 0.9 c दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। और आप देखो रिलेटिविटी के क्वेश्चन आ रहे हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स में से ना, मेनली रिलेटिविटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही बात आपने मेरी असाइनमेंट्स में भी नोट कर ली होगी कि मैंने पूरी बुक की असाइनमेंट या पूरी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग दिए, लेकिन रिलेटिविटी अपने आप में एक अलग चैप्टर, अलग टॉपिक, अलग असाइनमेंट दी है। ठीक है, उसका टेस्ट भी मैंने अलग से लिया था। वजह यही है, रिलेटिविटी इज वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर दिस दिस एग्जाम, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का बड़ा अच्छा प्यारा सा फॉर्मूला है, वो आप लिख लो। क्या होता है? दैट इज टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो अगर रेस्ट मास एनर्जी को आप माइनस कर दोगे टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी कितनी होती है? mc²। उसमें से आप रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? m0c²। माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी में अब अगर आप मास को देखोगे तो मास क्या होता है? m0 डिवाइडेड बाय वही हमारा अपना फैक्टर 1 माइनस b² बाय c²। ठीक है, और ये वाले में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? m0c² कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अब m0c² कॉमन निकालता हूं। m0c², अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²। v² कितना है? 0.9c। अपॉन में जो c है उससे मैं इसे काट दूंगा, तो मेरे पास ये बच गया 1 माइनस 0.9² माइनस 1। ठीक हो गया, बच गया ये, और खत्म कहानी। इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? इसे सॉल्व करने का भी तरीका देख लो। आप ऑप्शंस देखो, m0c² तो बाहर है, वो तो सभी ऑप्शंस में है, यानी कि सिर्फ इस फैक्टर को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। इस फैक्टर में भी अप्रोक्सीमेशन लगानी है। कैसे लगानी है? वो ऐसे लगानी है, a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, राइट। a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.9 इंटू 1 प्लस 0.9, दैट इज दिस वन। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 0.19 अंडर रूट ले लो इसका, तो 19 अपॉन 100, 100 का अंडर रूट 10, 10 ना, तो ये कितना बन जाएगा? ये मैं पूरा फैक्टर लिखूं अगर, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास बन जाएगा, अंडर रूट के ब्रैकेट के अंदर वाला लिख रहा हूं, 10 अपॉन अंडर रूट 19 माइनस 1। ठीक है, अंडर रूट 19 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 4 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 4.1 और 2 लिख दिया मैंने। और 4.2 को अगर इससे डिवाइड करूंगा 10 को, तो ये इट विल बी समथिंग लाइक 2.3, है ना, 2.3। उसमें से 1 माइनस करूंगा, दैट विल बी समथिंग लाइक 1.3। तो ये 1.3 के आसपास है। ऑप्शन देखो, 1.9 नहीं हो सकती, 3.3 नहीं हो सकती, 2.5 हो ही नहीं सकती, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो ऑप्शन है हमारे पास 1.3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, देख लो एक बार, तसल्ली से देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आए थे, 6-7 क्वेश्चंस थे। यही क्वेश्चंस एनालिटिकल मैकेनिक्स के पिछले 4-5 साल में आए हुए हैं मास्टर कैडर में। ओके, हालांकि असाइनमेंट्स में हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो चाहे लेक्चरर कैडर में आए हुए हों, वो भी करके जाने हैं आपने।
और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिक्टिशियस फोर्स के बेसिस पे और पोटेंशियल वाले टॉपिक पे और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले, वो सेंट्रल फोर्स वाला स्पेशली, वो टॉपिक्स आपने कवर करके जाने हैं। पर ये क्रिटिकली ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक ली हुई है, वाइब्रेशन एंड वेव्स। अच्छी बुक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा लेवल इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, सारे करेंगे जितने भी मास्टर कैडर में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आए थे 2016 वाले पेपर में। उसमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, एक पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर होना चाहिए, नहीं याद तो अच्छे से बुक पढ़ो दोबारा से। दैट इज K/m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं और इसी को यूज करके टाइम पीरियड निकालते हैं, विच इज गिवन बाय 2π/ω। ठीक है, फिर स्प्रिंग फैक्टर, मास फैक्टर उसकी टर्म्स में भी निकाल लेते हो आप लोग। फिलहाल आप इस फॉर्मूले पे स्टिक कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। राइट, मास पता ही है, m दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं बात करने वाली। ठीक है, k क्या होता है, k, तो अगर आप k को देखो तो जो SHM की डेफिनेशन में आप लिखते हो ना, v इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, वहां से भी आप देख सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो कि k इज एक्चुअली करली स्क्वायर v बाय करली x स्क्वायर। v का डबल डेरिवेटिव है ये, v का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, और इसमें पर्टिकुलरली हम कौन सी वाली वैल्यू देखते हैं, मिनिमा पूछा है ना, मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल, मिनिमा देखना है तो हम मिनिमा वाला पॉइंट लेंगे। x नॉट कौन सा लेंगे, मिनिमा वाला। तो हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, -2ax, पहला डेरिवेटिव आएगा -2ax प्लस 4bx³ और दूसरा डेरिवेटिव आएगा -2a प्लस 12bx²। अब इसको आपने इसमें x की वैल्यू x0 पुट करनी है। x0 कौन सी वैल्यू है, जिसपे मिनिमा है पोटेंशियल, अब वो देख लो पार्ट। उसके लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल का मिनिमा कब होता है, मिनिमा मतलब उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0, तो 0 पुट करेंगे डेरिवेटिव को, यानी कि -2ax प्लस 4bx³ कितना होगा, 0 होगा। ओके, आगे क्या होगा, 4bx³ 0, तो x तो बाहर निकाल दो, कॉमन है, x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ये तो छोड़ ही दो, बात खत्म। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2 भी बाहर निकाल लो, बाकी बचा 2bx² इज इक्वल टू a, राइट। और x कितना आ गया, यहां से x आ गया अंडर रूट ऑफ a/2b, या फिर x² ही निकाल लो, अंडर रूट में नहीं, तो यहां पे पुट कर दो। अब यहां पे पुट कर दो, हमें k निकालना था ना, तो k कितना आएगा, पुट करने के बाद k आएगा -2a प्लस 12b इंटू a/2b। अब 2b से 12b कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, और 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। मेरे से पहले कर लिया करो कैलकुलेशन, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आपका हाथ तेज चलना चाहिए बिल्कुल। 4a, k आ गया 4a, अब अंडर रूट के अंदर 4a/m, अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो 2a/m, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, ये तो बड़ा क्वाइट इजीली डन हो गया, QED है ना, हो गया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, और आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला, कुछ डिटेल वाली बात नहीं है, थ्योरी बेस्ड है। मास सस्पेंडेड इन ए स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड, सिस्टम ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता है, ठीक है।
और ये ऐसे जाएगा, वापस आएगा, और फिर ऐसे जाएगा और वापस आएगा। और रूल क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, ये फॉलो करेगा। यहाँ पे मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड है, राइट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये बातें आपको पता है, इन्हीं के बेसिस पे आप आंसर बता दो। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हैज ए मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जब फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। जब वो फुली कंप्रेस्ड मतलब एक एक्सट्रीम, और फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड मतलब दोनों एक्सट्रीम्स। तो मिनिमम यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब यही हमारा सही आंसर है, इनकरेक्ट ही पूछी हुई है। अच्छा अगले देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है इनकरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, कर लिया हमने, इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल ठीक। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम इज कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक। सम ऑफ काइनेटिक मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट होती है, और वो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हर टाइम पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्या, पोटेंशियल एनर्जी एज मैक्सिमम वेयर मास इज एट रेस्ट। मास एट रेस्ट कब होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें बहुत बार आप ऐसा शॉर्टकट लगा कह लो, ट्रिक कह लो, कि दो ऑप्शंस कई बार ना एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, दो ऑप्शंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। तो अगर एक सही होगी तो दूसरी सही हो ही नहीं सकती। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हैज ए मिनिमम वैल्यू कहां पे, फुली कंप्रेस्ड। फुली कंप्रेस्ड वाला कौन सा पॉइंट होता है, एक्सट्रीम। और मास एट रेस्ट कहां होता है, एक्सट्रीम पे। ये ऑप्शन कह रही है कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है एक्सट्रीम पे, ये ऑप्शन कह रही है कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है एक्सट्रीम पे। दोनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली ठीक हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको पूरा ना भी पता हो तो आप इनसे भी पता लगा सकते हो कि कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है या कौन सी ऑप्शन गलत हो सकती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बार आगे नेक्स्ट पेपर पे 17 वाले 8 क्वेश्चंस आए थे, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, बड़े सिंपल सिंपल भी होंगे बीच में। ऑसिलेशंस बिकम डैम्प्ड, किसकी वजह से डैम्प्ड होते हैं, जब भी किसी तरह की फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शन कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, जब भी ये लगेगा तब हमारे पास ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगी, डैम्प्ड हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर लेना, अगर मैकेनिकल सर्किट होगा, मैकेनिकल ऑसिलेटर होगा तो फ्रिक्शन वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालना है आपको। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग साइकिल 1/6, यानी कि अगर मैं थर्ड साइकिल पे जाऊंगा तो वो उसका एम्पलीट्यूड 1/6 है फर्स्ट साइकिल के, ठीक है। अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपने पढ़ा हुआ है एक साइकिल के डिक्रीज के बारे में, अब जनरलाइज याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n साइकिल्स में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई करो n डेल्टा, डेल्टा इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, n इज नंबर ऑफ साइकिल्स, कितना डिक्रीज होता है कैसे आता है, लॉग ऑफ a1 जो भी पहला साइकिल है उसमें आप n साइकिल्स ऐड कर दो, n+1, ठीक है। n साइकिल्स ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा n डेल्टा का। बस अब कितने साइकिल दिए हूं मैं, टू साइकिल्स है ना, तो यहाँ पे 2 लिखो, डेल्टा लिखो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें निकालना है। लॉग का ध्यान रखना, नेचुरल लॉग है, बेस 10 वाला लॉग नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला साइकिल और 2 साइकिल के बाद a3 कितना दिया हुआ है 1/6 ऑफ a1,
तो यहां से ऊपर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log 6, 6 ऊपर चला जाएगा ना, और फिर log 6 की वैल्यू आपको अंदाजा होना चाहिए, और डेल्टा आ जाएगा 1/2 ऑफ log ऑफ 6। ठीक है, अगर log 6 की वैल्यू याद नहीं है, log 6 की वैल्यू याद नहीं है, तो क्या करोगे, log 2 और log 3, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसे आप लिखोगे 2.303 अपॉन 2, और अब मैंने बेस 10 बना लिया, और log 6 मतलब log 2 इंटू 3, दैट इज log 2 प्लस log 3, और log 2 और 3 की वैल्यू का अप्रोक्सीमेट आपके पास होगा ही, कितना होता है 0.3010.477 वाला, तो वो दोनों को ऐड करके, या फिर आप लॉग टेबल पेपर में पूछ सकते हो, या फिर आपको उसकी वैल्यू पेपर में दी होनी चाहिए। ठीक है, तीनों केसेस में आप आंसर निकाल सकते हो कि कितना होगा, और वो आ जाएगा 0.89 के करीब। अगर वैसे भी तुक्का मारना हो तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि इट विल बी समथिंग लाइक 0.2 और 3 मान लो, इसे भी 0.3 और 4 मान लो, इस तरह से अंदाजा ले लो, तो ये जो नंबर आएगा उसे जब आप 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा नीचे, वो अंदाजा लगा लो। तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो 0.2 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। ठीक है, पर नन वाली ऑप्शन को भी ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो ये भी ना होता हो और नन ऑप्शन आंसर आ जाए। फिलहाल यहाँ पे आंसर आ रहा है और सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, वो थोड़ा सा लॉग टेबल का आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपको पेपर में वैल्यू दी होगी या लॉग टेबल दिया होगा, उसके हिसाब से आप आंसर रख सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि log 2 और 3 की वैल्यूज आप याद ही रख लो तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम है, हम पहले कर चुके हैं। v दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है आपको, v से k निकालना है और k से ओमेगा निकालना है। ठीक है, ये कर लिया है हमने, अभी अभी किया ताजा ताजा। अच्छा ये भी कर लिया है, नेक्स्ट सेम रिपीट है ये भी। व्हेन ए मास सस्पेंडेड ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें पता ही है ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। दोबारा से कर लेना फिर से आप अपने आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द एक्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगती है, हमेशा ऑपोजिट लगती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और बस इतनी बात पता है तो आपको पता लग जाएगा आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होती ही नहीं। मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर, सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट होती है 0, तो एक्सेलरेशन भी होएगी 0, मैक्सिमम तो हो नहीं सकती। इट इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर, बिल्कुल ठीक, बस खत्म बात, हमें पता लग गया। ठीक है, और 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी पे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 नहीं होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं करने को, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओवरडैम्पिंग रिजल्ट्स इन, अब इसका आंसर मैं सीधा सीधा बताता हूं, स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरडैम्पिंग आपने 3 तरह की डैम्पिंग पढ़ी हुई ना, 3 तरह की डैम्पिंग पढ़ी है, एक लाइट, और फिर क्रिटिकल, और फिर ओवर हैवी। ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पे वापस आता है, स्लोली स्लोली वापस आता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। क्रिटिकल में क्या होता है, वो इमीडिएटली इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाता है बहुत फास्ट, और बस आगे नहीं जाता, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और खत्म बात। ओवरडैम्प्ड में एक्चुअल में ऑसिलेशंस होती ही नहीं है ना, ओवरडैम्प्ड तो होता है वो बेचारा वापस आने की कोशिश कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम में वापस आएगा, वापस आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि डैम्पिंग ही इतनी ज्यादा, वो हो सकता है वहीं की वहीं फंस जाए, आगे ही ना आ पाए, इतनी ज्यादा डैम्पिंग है। तो उसमें उसे आप कह लो कि इनफाइनाइट टाइम में वापस आता है, ये कह लो कि इक्विलिब्रियम कभी आता ही नहीं है इक्विलिब्रियम में, या ये कह लो इक्विलिब्रियम वर्ड ही नहीं डिफाइंड, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब
वो ऑसिलेटरी वाला वर्ड हम यूज करेंगे। अभी तो वो जहां है वही इक्विलिब्रियम है, या ये कह लो कि स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थोड़ा सा उस वे में आप ले सकते हो। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव सा क्वेश्चन है, उन्होंने इसे करेक्ट आंसर दिया था तो हम भी इसे ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ये दोनों पक्का गलत हैं, लेकिन ए और सी में आप डिस्कशन कर सकते हो कि दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हो कि जस्टिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई लीव इट टू यू, किस तरह से लेना है। पूरा सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल डैश डबल कर दी है जितनी पहले थी, और ए डैश चेंज नहीं किया है। अब पूछा है कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, लिख लो जल्दी जल्दी, मेरे से पहले लिख लो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें एम्पलीट्यूड सेम रखा, मास सेम रखा, तो सारा का सारा डिपेंडेंस एनर्जी का सारा डिपेंडेंस किस पे आ गया, ओमेगा स्क्वायर पे आ गया। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला जी बाई एल, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का डिपेंडेंस क्या बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर लेंथ डबल हो गई है तो एनर्जी जो है, अगर लेंथ डबल हो गई है तो एनर्जी जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखना। और सीधा सीधा मैंने बहुत बार असाइनमेंट्स में भी या डाउट सेशंस में भी करवाया हुआ है, मेरी दूसरी वीडियोस में देख लेना, आपको मिल जाएगा डिटेल में डिस्कस किया हुआ भी। मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे, आपको पूछा है कि वो डिस्प्लेसमेंट होती है ना उसकी, तो मीन पोजीशन से कितनी दूर जाके, कितनी डिस्प्लेसमेंट पे, कितनी डिस्टेंस पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो इसमें बहुत बार फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको कि अगर आपने इक्वल रखना है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो बाकी चीजें काट दो, इक्वल दिया हुआ है तो आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि x आ जाएगा प्लस माइनस a बाय रूट 2, और रूट 2 होता है 1.414 और 1 बाय रूट 2 होता है 0.717। तो यानी कि सी आंसर जो है वो सही है। क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस पूछा है तो प्लस माइनस की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता तो वो प्लस माइनस a बाई रूट 2 आंसर हम प्लस माइनस के साथ लिख देते। ठीक है, सिंपल था। 1 बाई रूट 2 भी याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी में भी ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है, 0.707 वाला फैक्टर आप यूज करते हो ना बहुत बार, वो यही है, यही फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी आपको अगर याद होंगे तो अच्छी बात है, सीधा सीधा वहीं से बता सकते थे। मैं तो ये कहता हूं आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला, उससे आपका आंसर इमीडिएटली आ जाएगा। गुड गोइंग, ठीक जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से 6 क्वेश्चंस आए, और इसमें मैं ये भी बता देता हूं कि वाइब्रेशन वाले पार्ट में ऑसिलेशंस का काम आता है, सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का काम आता है, फोर्स ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर। और वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें सारा ईएम वेव्स का काम आता है। ईएम वेव्स भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती हैं। पर मैंने इस पार्ट के ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो के लिए, अगले एक टॉपिक के लिए रिजर्व रख लिए हैं, जिसमें ईएम वेव्स पे बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे उसमें मैं वो वाला पार्ट करवा दूंगा। लेकिन जो पार्ट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों में ओवरलैपिंग है और मैं उन्हें वहां पे कवर करूंगा, तो हम उस वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पूछा है परफेक्ट कंडक्टर का, तो परफेक्ट कंडक्टर का पूछा है तो 0 होगा। ठीक है, अगर गुड कंडक्टर का पूछा होता, गुड का, तो वेरी लो बोल देते, वेरी स्मॉल बोल देते। ओके,
और एक और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वैक्यूम का, वैक्यूम का, और उसका आपको नंबर याद होना चाहिए, इट इज अराउंड 380 ओम, 380 ओम। ठीक है, तीनों हो गए, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। वेरीज विद टाइम बताया ही आपको, एम्पलीट्यूड जिस ऑसिलेटर में वेरी करता है दैट इज ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस पीटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, वो डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेंड्स टू जीरो बोथ एट लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। कौन सा वेरिएबल, जब आप डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेटर देखते हो तो आप ग्राफ बनाते हो अलग अलग ओमेगा के साथ, आप हर क्वांटिटी के ग्राफ बनाते हो, हर वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी के, और उसमें एक ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे भी जीरो होता है और हायर फ्रीक्वेंसीज पे भी जीरो होता है। जो ई बुक मिली है आपको, नोट्स मिले हैं, उस सभी में ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला देख लेना या ग्राफ की झलक देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वेव्स इन स्ट्रिंग का बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड। कौन सी टर्म इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये मैकेनिकल वेव है एक तरह की, इलास्टिसिटी होती है उसमें, और वन डायमेंशनल वेव है। तो एक्चुअल में टू डायमेंशनल एक ऐसा फैक्टर बना जो इसके साथ ज्यादातर रिलेटेड नहीं है, सो इट्स अ टू डायमेंशनल वेव, आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एन आइडियल कंडक्टर, फिर से वही बात आ गई, वेलोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा। अगर सिग्मा, सिग्मा मींस कंडक्टिविटी, तो अगर आइडियल कंडक्टर है तो सिग्मा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर पुअर गुड कंडक्टर पूछा होता फिर हम लिखते थे वेरी स्मॉल, लेकिन अभी आइडियल पूछा है तो ये जीरो होगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका, इस बार का पेपर का, दैट इज करंट दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात आ गई, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टेंस की एनर्जी पूछी हुई है, बेसिक सा बच्चों वाला फॉर्मूला है। आप चाहे इसे +1 वाले टॉपिक में डाल देता, मैं +2 वाले टॉपिक में, हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, पुट कर दो और आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एल कितना है, 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो ये 1 जॉउल जो है वो आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए हैं जो मास्टर कैडर बैकलॉग वाले पेपर में आए थे, वाइब्रेशन एंड रेज वाला टॉपिक भी हमारा फिर पूरा हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पूछी हुई है वैक्यूम की, आपको बताया ही था अभी 380 के आसपास है, तो 373 ओम क्लोजेस्ट है, उसको आंसर में लिख दो। नेक्स्ट जो है, फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ का फॉर्मूला बड़ा अच्छा है और बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया टॉपिक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो भी कोई बात नहीं, म्यू होता है एक सिग्मा होता है और एक ओमेगा होता है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के, चाहे वो परमिएबिलिटी हो, चाहे वो कंडक्टिविटी हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, तीनों फैक्टर्स याद रखना और पावर याद रखना, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। इनवर्सली किसके है, 1/2 पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के, 1/2 पावर यानी कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए था। दैट्स इट, वाइब्रेशन एंड वेव्स वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, बधाइयां बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है बेसिक्स जो है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे या तो +1 2 वाले, या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स के या लैग्रेंजियन के जो बाहर से आए हुए हैं सिलेबस से। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का आपका सिलेबस में नहीं है, मैं क्विकली इसे कवर कर रहा हूँ, बहुत फास्ट कवर करेंगे हम इसे, 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने इसके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा, एक फंक्शन दे दिया सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, और इन जनरल आपको फोरियर सीरीज बनानी है इसकी, तो याद रख लो सिमेट्रिक यानी कि इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म्स आती हैं और कोई नहीं आती, सारी साइन जीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है, साइन है ही एक में नहीं है जो, वो बी ऑप्शन है, बी में आंसर आ जाएगा जिसमें सिर्फ कोसाइंस हैं। अगर ऑड फंक्शन होता, अगर फंक्शन ऑड होता तो सिर्फ साइन फंक्शन आना था, फिर कोसाइन जीरो हो जाता। ठीक है,
तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कंटूर वाला क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें आपको बता देता हूं कैसे देखना है इमीडिएटली। नीचे वाले को देखो जीरो कब होता है, तो z जीरो होता है। जब नीचे वाला जीरो हो उसे हम बोलते हैं पोल। कितनी वैल्यूज पे जीरो हो रहा है, 2 बार, स्क्वायर है ना, तो इसे हम बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो हमारे लिए सिर्फ जीरो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीरो वाले पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उस पे अपोन में इंफिनिटी, अपोन में जीरो, यानी कि टोटल इंफिनिटी बन रहा है। लिमिट कौन सी दी हुई है, लिमिट दी हुई है z माइनस टू इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप मोड 2 हटाओगे, प्लस माइनस लगाओगे और 2 को उधर लेके जाओगे, तो एक बार तो ये आंसर दे देगा। ऐसा होता है ना मोड वाला, लेस ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन -1 एंड इट इज लेस देन 1। तो इस हिसाब से अगर आप लगाओगे तो z माइनस टू इट्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा 3 से छोटा और 1 से बड़ा। और प्रॉब्लम वाला पॉइंट कौन सा है, जीरो। वो तो रेंज ही नहीं है इसकी, उस पॉइंट पे तो रेंज ही नहीं है, यानी कि कंटूर अगर इंटीग्रल निकालोगे तो जीरो आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना पॉइंट सीख लो कि यहाँ की रेंज स्टडी करनी है और यहाँ का पोल निकालना है। अगर वो आपस में मैच नहीं कर रहे तो जीरो आंसर है। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स लेक्चरर कैडर के सिलेबस में होता है, वहां पे सीख लेना। मेरा लेक्चर भी पढ़ा होगा इस चीज पे, आप वहां से देख सकते हो डिटेल में अगर सीखना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ये भी बड़ी बार सिखा दिया, बहुत बार सिखा दिया आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक है, सिमेट्रिक टेंसर है, मैट्रिक्स कह लो, टेंसर कह लो, ऑफ रैंक 2। तो इसमें अगर आपको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स निकालने हैं तो ये जो है ये फॉर्मूला है उसका। यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं, आई जे 1 3 है, n 3 है, तो आप 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये आंसर आ जाएगा 6। तो 6 यानी कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। n प्लस 1/2 फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर ft का लैपलेस देखते हो तो कैसे होता है, e रेज टू द पावर माइनस st इंटू ft इंटू dt। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल ऐसे निकालते हैं। और लिमिट्स का ध्यान रखना, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे पूछा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका, आप सीधा याद रख सकते हो, फॉर्मूला देखोगे। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा। 0 टू 3 तक तो, 0 टू 3 तक तो ये जीरो ही है, तो हमें हमारे लिए लिमिट सिर्फ ये इंपॉर्टेंट हो गई, e रेज टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये फॉर्म है हमारी इंटीग्रल की। अब इसे अगर मैं x माइनस 3 को t पुट कर दूं तो ये लिमिट चेंज हो जाएंगे 0 टू इंफिनिटी तक। ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस टी प्लस 3 और इनटू x माइनस 3 बन जाएगा t और dx बन जाएगा dt। तो ये फॉर्म आ गई, ये लैपलेस है। और e रेज टू पावर माइनस 3s जो है, माइनस 3s, इसे बाहर निकाल लो, तो ये बन गया e रेज टू द पावर माइनस 3s इंटू लैपलेस ऑफ इसका t का लैपलेस, t का, राइट। पहले तो दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल होगी क्योंकि जिसमें 3s माइनस में नहीं है वो बाहर। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको t का याद हो अगर, तो वो होता है 1/s², यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, बेसिक है, पता होगा, अच्छी बात है। नहीं तो वैसे अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये सिलेबस में प्रोबेबली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्जेंस पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डेल डॉट आर आपको एफ देखना है, यानी कि इस पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल आई कैप विद आई कैप, जे कैप विद जे कैप प्लस के कैप विद के कैप। तो ये हो जाएगा करली एक्स बाय करली एक्स, करली वाई बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली जेड, दैट इज 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स भी मिली हुई हैं, उस पे आपको काम भी पूरा करवाया हुआ है।
जो बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो YouTube चैनल पे भी देखोगे आपको इसके लिंक्स में इसकी डिटेल में लेक्चर्स मिल जाएंगे आराम से, वहां से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल्स वाले लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम बड़ी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड, ये भी अब सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकल मेथड्स, लेकिन अगर देखना हो तो xn+1 का फॉर्मूला होता है xn माइनस fx। इसमें मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, एक छोटा सा तरीका है, बहुत बार चल जाएगा, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस के लिए चल जाता है, हर बार के लिए नहीं चलता, ध्यान रहे। x² - 2 को आप सीधा सीधा रूट्स देख सकते हो, √2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग दी है -1 से, तो आप -1 से स्टार्ट करोगे तो आप लेके चलो कि आप माइनस वाले रूट पे पहुंच जाओगे, तो इट विल कन्वर्ज टू माइनस ऑफ √2। अगर उन्होंने दे दिया +1 वाला पॉइंट तो आप पहुंचा देना उसे कन्वर्ज टू प्लस ऑफ √2। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो न्यूटन रैप्सन मेथड में। पूरा करने का मन हो, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, किसी का ज्यादा ही टाइम खराब करने का मन हो पेपर में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के 3-4 इटरेशंस लगा के सॉल्व कर सकता है। ठीक है, बट डोंट डू ट्राई दिस इन द एग्जामिनेशन हॉल, बाहर बैठ के टाइम पास करना हो तो कर लेना। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनवर्स लैपलेस है, फिर से वही बात, अगर आपको इनवर्स लैपलेस, अगर लैपलेस के सारे फॉर्मूले याद हैं तो ठीक है, और अगर नहीं याद तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनसे पंगा मत लो, टाइम मत खराब करो, क्योंकि सिलेबस से बाहर की चीज है तो मत खराब करना। फिर भी क्विकली मैं बता देता हूँ कि एल इनवर्स कैसे देखोगे आप। 1/s+1 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1/s, ये +1 है ना, +1, इसका मतलब e⁻⁴ में जाएगा ये -t होके, ठीक है, इसका काम करेगा ये। और जब आप इसे s से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका एक इंटीग्रल लेना पड़ेगा, और s² के लिए आपको इसी का एक और इंटीग्रल लेना पड़ेगा, और दो इंटीग्रल्स की वजह से एक इंटीग्रल में पहले t आएगा, पहले 1 आएगा, और दोबारा इंटीग्रल करने से उसका t आएगा, तो ये वाली पावर रहेंगी, यानी कि इसमें e⁻⁻t रहेगा, और एक कांस्टेंट रहेगा, और एक t⁻1 रहेगी। जिसमें ये तीन चीजें हों वो आप देख सकते हो अपने आंसर में, और वो ऑप्शन सी है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, इतना ही है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन ही था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर ये मैं डायरेक्शन को ईस्ट मान लूं और इस डायरेक्शन को मैं साउथ मान लूं, तो यहाँ पे एक वेक्टर है आई कैप, लेट्स से यहाँ पे दूसरा वेक्टर है जे कैप। आपको इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट होगा मतलब आई वेक्टर कैप, आई कैप प्लस जे कैप होगा। और अगर आपको यूनिट निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर दोगे, दैट इज √2 से। 1 + 1 √ है ना, 1² + 1², तो खत्म हो गया। इतना सही क्वेश्चन था। उसके बाद 20th में फिर से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन, वो रेवर्बरेशन टाइम पे बेसिस पे था, और इस बारे ये +1 का टॉपिक है असल में, उसमें हम साउंड वेव्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, कि ये जो टाइम होता है ना, रेवर्बरेशन टाइम, ये होता है 0.16v डिवाइडेड बाय समेशन as, जिसमें ये क्या है, वॉल्यूम, हॉल कितना बड़ा है कितना छोटा है उसका वॉल्यूम, ये उसका सरफेस एरिया, वॉल्स बड़ी हैं या छोटी हैं, और ये ए जो है ये होता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी कि वॉल कैसी है, कौन से मटेरियल की है। तो तीन चीजों पे तो ये डिपेंड करता ही है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, साउंड कैसी आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद होता। अगर नहीं याद होता तो क्या करते, तो बेसिक सोच के देखो ना, बेसिक सोच के देखो कि कमरा कैसा है, आपके किसी कमरे में ज्यादा आवाज आती होगी, किसी में कम आती होगी। कमरा कैसा है, छोटा है बड़ा है, आवाज गूंजती है कि नहीं गूंजती, एरिया उसका कम है कि ज्यादा है, वॉल्स छोटी है कि बड़ी है, उसकी वॉल्स किसकी बनी हुई है, शीशे के बना हुआ है कि लकड़ का बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है कि ईंटों का बना हुआ है, वो जो भी वॉल है बीच में वो किसकी बनी हुई है, वो सब चीजों पे डिपेंड करता ही करता है टाइम।
ठीक है, कौन नहीं करता, तो साउंड कैसी आ रही है वो डिपेंड नहीं करता, लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, उसकी पिच अलग है, हाई या लो है, वो बहुत ज्यादा इसे इफेक्ट, बहुत उस पर इफेक्ट नहीं डालता। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते थे। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन पड़े हैं अभी भी हमारे, क्विकली करेंगे हम जितना जितना पार्ट हो सकता होगा, ठीक है। और आई होप ये पूरा पार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट सारा हमारा उसमें कवर हो जाएगा फिर। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है पहला, व्हेन लाइट वेव्स मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती? तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं होती, यही एक वजह, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उसके हिसाब से हम उन लाइट वेव्स की कैटेगराइजेशन कर देते हैं। अगर ये जब चेंज होने लगी थी कॉम्पटन इफेक्ट जैसी चीजों में, तब हमें क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आने लग गया था, ठीक है। तो व्हेन द emitted photon was of different frequency than the incident photon, तब कॉन्सेप्ट आने लगा था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इनमें हमें पता है फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन से मेरा मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन से है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूला होता है साइन at का फॉर्मूला अलग होता है, cos at का अलग होता है, जब इसे t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला अलग होता है, e रेज टू द पावर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला अलग होता है। अगर लैपलेस आप सिलेबस में कवर करके जा रहे हो, मैथ्स में कर रहे होगे पक्का, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर्स इसके पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है और इनवर्स लैपलेस पूछा है एक तरह से कि किसी फंक्शन का लैपलेस ये है तो उसका इनवर्स कितना होगा, तो सीधा सीधा आंसर मैं बता रहा हूं, आप देख सकते हो आराम से, लैपलेस कर लेना। नेक्स्ट पूछा है, ये अब क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये एमएससी बेसिस पे आता है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये बैकलॉग के पेपर में पूछा गया है, तो हम पॉसिबिलिटी कवर कर रहे हैं इस चीज की कि ये अगर दोबारा से मास्टर कैडर में पूछा जाए तो आप बता सको, ठीक है। तो पॉइजन ब्रैकेट में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है? बड़ा सिंपल सा है, अगर आप वेरिएबल्स की मतलब a कॉमा b की जगह अगर आप b कॉमा a लिखोगे, तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है और ये ए ऑप्शन को सही बना देती है आंसर में, ओके। नेक्स्ट, फिर से लैग्रैन्जियन का ही क्वेश्चन है। अब लैग्रैन्जियन आपको पता होना चाहिए, लैग्रैन्जियन किस किस का फंक्शन है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का और जनरलाइज्ड टाइम का। अगर हैमिल्टोनियन पूछ लिया होता तो आप कहते जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा हो गया ऑप्शन ए सही हो गया ना, यस। ये जो है मोमेंटा वाला पार्ट ये हैमिल्टोनियन में आता है, लैग्रैन्जियन का पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात की गई है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट होते हैं जो एब्सेंट हो, जो एब्सेंट हो जाएं, जो हो ही ना, उन्हें साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इसके लिए एक राउथियन प्रोसीजर होता है, वो बाद में है, एमएससी सिलेबस में है, अभी आपको नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ इतनी बात सीख लो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट ना तो एल में आते हैं और ना ही एच में आते हैं, दोनों में से ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये जैकोबियन का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, करली क्यू, बड़े क्यू को छोटे क्यू के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लो, और फिर छोटे p के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लो, पार्शियल डेरिवेटिव है ध्यान रहे, और फिर p को भी पहले छोटे q के विद रिस्पेक्ट टू और फिर छोटे p के विद रिस्पेक्ट टू, ये डेरिवेटिव्स लेके इनका डिटर्मिनेंट लेके इट शुड बी इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी लगानी होती है। लंबा क्वेश्चन जाता है, बेटर रहेगा अगर आप आंसर याद कर लो कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए, ये आएगा और एक और आएगा, इसके अलावा नहीं रिपीट होता कोई, तो आप उन दोनों के एटलीस्ट आंसर्स याद कर सकते हो। सॉल्व करना चाहो तो इससे पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो q दिया हुआ है, q, इसे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, जो p दिया हुआ है इसे भी विद रिस्पेक्ट टू p स्मॉल p पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, ये वाले फैक्टर्स हो गए दोनों,
इसके बाद क्या लगाते हो, माइनस, माइनस लगा के ये दोनों लगाते हो, तो फिर माइनस लगा के करली Q को विद रिस्पेक्ट टू P के डेरिवेटिव और करली P को विद रिस्पेक्ट टू Q के डेरिवेटिव, ये लगा दो, दिस इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उससे m और n की वैल्यूज आ जाएंगी, वो m और n की वैल्यूज पुट करना, यही कैलकुलेट करना आपका काम था। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें, अगर इसी चीज को ऊपर वाली को, इसको हम पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि Q P और बाहर किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हो, Q और P, दिस इज इक्वल टू 1, तो बाहर वाला नहीं लिखा, ऑब्वियस है, पर ये आंसर 1 इक्वल टू वाला जो आंसर ठीक हो जाएगा। यही कंडीशन होती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, एंड देन वी हैव फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से पूछ लिया, जनरेटिंग फंक्शन की बात कर ली, तो यहाँ पे आपको जनरेटिंग फंक्शन 3-4 होते हैं। एक होता है f1, वो होता है फंक्शन किसका, किसका फंक्शन होता है, स्मॉल q, और दोनों q होते हैं उसमें, कैपिटल Q। ये भी पूरा टॉपिक है सिलेबस में अपने आप में, तो जब करो तो लेक्चर वगैरह की तैयारी करो, उसमें आपको सिखा देंगे किसी टाइम पे, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं जो उन्हें थोड़ा बहुत देख सकते हो, हिंट ले सकते हो, और पी क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल p, यहाँ पे कैपिटल P, और ये QPT, और लास्ट में F4 एक जनरेटिंग फंक्शन होता है, उसमें दोनों के दोनों P होते हैं। ठीक है, 1 में दोनों के दोनों Q हैं, 4 में दोनों के दोनों P हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो काम, बड़ा सिंपल सा है। F3 पूछा गया, यानी कि Q और P का फंक्शन होगा कैपिटल, नहीं, जनरेटिंग फंक्शन उल्टा कर दिया इन्होंने, इसमें ये वैरायटी कर लेते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। मेन तो बात है इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमें चाहिए, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारी ऑप्शन में स्मॉल p है और कैपिटल Q है, राइट। तो जनरेटिंग फंक्शन जो है वो 2 के हिसाब से है असल में, ये कोई बात नहीं, और इसे आप सॉल्व करते हो जब उनकी कंडीशन लगा के, तो आपके पास आंसर ए आ जाएगा, यस ए आ जाएगा, ठीक है। बट ये आउट ऑफ द सिलेबस है मास्टर कैडर के। और लास्ट पार्ट ये बेसिक है, ये मैं करवा देता हूं। तो जब आपको पता है जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो नेट एक्सेलरेशन कितनी होती है, नेट एक्सेलरेशन ए, जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रही है, प्लस जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो नीचे आ रही होती तो नेट एक्सेलरेशन कितनी होती है, g माइनस ए, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है माइनस कर दो उसे g में से, इस तरह से होता है। तो अब कोई बॉडी है जो ऊपर जा रही है और 5 किलोग्राम उसका मास है, 5 किलोग्राम मास है, और वो ऊपर जा रही है कौन सी एक्सेलरेशन के साथ, वो जा रही है एक्सेलरेशन 5 के साथ, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, नेट एक्सेलरेशन हुआ 5 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 14.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल फोर्स पूछा है तो फोर्स क्या होता है, ma, नेट फोर्स पूछा है तो ma डैश कितना हो जाएगा, 5 इंटू 14.8, ठीक है, दिस इज 74। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी वो हमारा सही आंसर है, ठीक है जी। चलो, इसी के साथ हमने 3 टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं, जो मास्टर कैडर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी के वो कर लिए कंप्लीट। यहां तक आप करके आओ, हम अब जल्दी मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, अगले लेक्चर में जब सीखेंगे तो हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसे ही मैं क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे टॉपिक्स के आपके लिए वीडियोस ले आऊंगा। जहां जहां आपको जरूरत हो मुझे कमेंट करके बता देना, जिन जिन टॉपिक्स की जरूरत हो, जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके मेरे को बता देना। मैं अगली वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे वो कवर कर लूंगा, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले ब्रेक में, एक ब्रेक के बाद। अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रेक में, ब्रेक के बाद अगली क्लास में।
तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ते रहो, कीप ऑन वर्किंग, और कंपटीशन अच्छा है, अच्छे से मेहनत करो, क्रैक करो, जॉब लो अच्छे से, और फिर बताओ हमें भी कि हाँ जी सर हो गया क्लियर। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, साथ में जुड़े रहो, और साथ में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।